नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। महाराष्ट्र में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, तो ये लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इस बार। दूसरा आर्टिकल इंडिया यूएई रिलेशंस, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे यूएई, वहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज होगा। तीसरा हायर एजुकेशन के रेगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन ये है जो आपको अटेम्प्ट करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने में असफल साबित हुआ है। क्या आपको लगता है इस लॉ को अब स्क्रैप डाउन कर देना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। स्टोरी है जो आप ऐसे या फिर एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये तो जैसे इतनी लंबी स्लाइड्स हैं, काफ़ी वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप 2-3 लाइनों में इसे ख़त्म कर सकते हो और अगर जरूरत हो तो ऐसे में डिटेल से भी लिख सकते हो। क्या हुआ, मतलब लेबर की डिग्निटी से संबंधित ये स्टोरी है। एक बार ना नेपोलियन जैसे खाना खा के टहलने गए थे शाम को, तो ना उनको रास्ते में एक ब्रिज मिला। ब्रिज ऐसे था, काफ़ी नैरो था कि एक समय में एक ही पर्सन उस ब्रिज को पार कर सकता था। समझ गए? तो जैसे ब्रिज के इस साइड है नेपोलियन और नेपोलियन के जनरल्स, और दूसरी साइड से ना जैसे ही वो यहां पर इस छोर पर पहुंचे, दूसरे छोर पर उन्हें दिखा एक वर्कर जिसने अपने सर पर ना कुछ वेट उठा के रखा था, मान लीजिए कोई बॉक्स। तो वो वर्कर ना नेपोलियन को देखने के बावजूद ब्रिज पार करने लगा। थोड़ा आगे जैसे ही पहुंचा, नेपोलियन के जनरल चिल्ला दिए, अरे तुम्हें पता नहीं लग रहा कि नेपोलियन जो है वो यहां पे पहुंचे हुए हैं, तुम्हारी वजह से उन्हें वेट करना पड़ रहा है। लेकिन ना नेपोलियन ने अपने जनरल्स को रोक दिया और उनको समझाया कि देखो, कुछ भी हो, वो वर्कर जो है ना अभी काम कर रहा है, उसके सर पर वेट है और मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं टहलने के लिए निकला हूं। तो जो पर्सन काम कर रहा है ना, उसकी डिग्निटी होती है, तो आप उसकी डिग्निटी को हर्ट मत कीजिए। बेशक आपको ऐसा लगता हो कि उसका काम जो है वो इनसिग्निफिकेंट है मेरे काम के बजाय, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके काम की भी अहमियत है, उसकी भी डिग्निटी है, उसका काम भी सिग्निफिकेंट है। इसी प्रकार से देश बनता है। अगर हम हर किसी के काम को इनसिग्निफिकेंट मानने लगेंगे तो फिर ऐसे तो सबका ही जो कंट्रीब्यूशन है देश के बनने में, उसको हम इग्नोर कर देंगे। गांधी जी की भी जो सोच है वो इसी से मिलती जुलती थी। गांधी जी का जो ब्रेड लेबर का कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग है। गांधी जी बोलते हैं हर एक पर्सन को कम से कम इतना लेबर तो करना चाहिए, फिजिकल लेबर थोड़ा बहुत अपनी डेली रूटीन में, ताकि उसको एहसास हो सके कि जो मजदूर है वो कितनी मेहनत करते हैं अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। तो हर एक पर्सन को थोड़ा बहुत फिजिकल काम जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। इससे उनको एहसास होता रहेगा कि वर्कर कितनी मेहनत करते हैं और उनकी जो डिग्निटी है उसका वो सम्मान करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा बस एसेंस डिस्कस किया। ब्रेड लेबर का कंसेप्ट काफ़ी डीप में है वैसे। तो अब हम चलिए हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी फिलहाल भूचाल आया हुआ है। शिवसेना के 40 विधायक बागी हो गए हैं, गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद हैं। उनकी मांग है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस करें। जबकि शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि वहां पर अभी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, तो इस वजह से शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को एक नोटिस सेंड किया कि 16 रिबल एमएलएस को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी जाए। 16 विधायकों को क्यों? क्योंकि शिवसेना को यह लगता है कि 16 विधायकों को धमकाया जाएगा तो बाकी जो विधायक हैं वापस हमारे पास में आ जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमारा महाराष्ट्र की राजनीति नहीं है, मेन मुद्दा है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 से पहले आयाराम और गयाराम की राजनीति काफ़ी होती थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, गयालाल हरियाणा के होडल से एक विधायक थे। उन्होंने ना 2 हफ्ते में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली थी। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो एक लीडर ने बोला कि गयालाल अब आयाराम हो गए हैं। तब से अगर कोई विधायक अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है इस फेनोमेनन को आयाराम गयाराम की राजनीति। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुन के आए उसको आपने छोड़ दिया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आप शामिल हो गए। इस फेनोमेनन को रोकने के लिए यह एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 1985 में।
इस लॉ में यह प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई विधायक, मान लीजिए कोई मेंबर है ए, वो बीजेपी से चुन के आया है, अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, मान लीजिए ए बीजेपी की टिकट पर चुन के आया, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गया, तो फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उसकी मेंबरशिप जो है एमएलए की वो चली जाएगी। इवन देखो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए व्हीप जारी कर देती है और बावजूद इसके उस पार्टी का कोई एमएलए या फिर ग्रुप ऑफ एमएलएज व्हीप के अगेंस्ट जाके वोट करते हैं या फिर एब्सटेन करते हैं, तो भी उन पे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, बिगनर्स को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के हैं 40 एमएलए, विधानसभा में वोटिंग होनी है इस इशू पर कि लोकल कैंडिडेट्स को 75% रिजर्वेशन जॉब्स में दिया जाए या फिर ना दिया जाए। बीजेपी ने व्हीप जारी कर दी। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी व्हीप जारी कर देता है ना कि आपको इस इशू पर इस प्रकार से वोट देना है, फॉर एग्जाम्पल पक्ष में वोट देना है, तो 38 एमएलएज ने तो वोट दे दिया जो व्हीप जारी हुआ था उसके अनुसार। 2 एमएलएज ने नहीं दिया, 2 एमएलएज ने व्हीप के अगेंस्ट जाके वोट दिया, यानी उन्होंने कह दिया कि नहीं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उन 2 एमएलएज जिन्होंने व्हीप के अकॉर्डिंग वोट नहीं दिया, खिलाफ जाके वोट दिया, तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। एग्जाम्पशंस जैसे देखो, मान लीजिए कोई पार्टी मर्ज ही हो जाती है दूसरी पार्टी में, फॉर एग्जाम्पल शिवसेना है, शिवसेना पूरी ही मर्ज हो जाती है बीजेपी में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं बोला जा सकता कि आप चुन के तो आए थे शिवसेना की टिकट पर, आप बीजेपी में कैसे शामिल हो गए? भैया पूरी पार्टी शामिल हो गए तो क्या करें, मर्जी हो गई जब पार्टी दूसरी पार्टी में, तो फिर बात नहीं आएगी कि आप शिवसेना से चुन के आए थे वो बीजेपी में क्यों शामिल हो गए, क्योंकि पूरी पार्टी ही मर्ज हो गई है। इवन देखो 2/3 पार्टी भी मर्ज हो जाती है ना, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी शिवसेना के 56 एमएलए थे, एक की डेथ हो गई, अभी एमएलए हैं 55, तो 55 का 2/3 37 होगा। जो गुवाहाटी में बैठे हैं ना एमएलए शिवसेना के, शिंदे कैंप के, वो बोल रहे हैं हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है टोटल जितने शिवसेना के एमएलए चुन के आए थे उसकी, यानी हमारे पास 37 एमएलए से ज्यादा हैं। इसका मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ हम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि एग्जम्पशन दी हुई है। इवन 2/3 एमएलए या फिर एमपी भी पार्टी से टूट के अलग होकर दूसरी पार्टीज में मर्ज कर देते हैं, तो फिर एंटी डिफेक्शन उन पर अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब देखो चर्चा वैसे इस बात पे होगी, मतलब डिबेट इस बात पे होगी कि शिंदे कैंप के 2/3 एमएलए जो गुवाहाटी में बैठे हैं ना, 2/3 से ज्यादा, वो मर्ज नहीं हुए हैं अभी तक बीजेपी में। तो क्वेश्चन ये होगा, उठ के आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या यह दिया हुआ है कि 2/3 एमएलए अलग भी पार्टी बना सकते हैं तो भी सदस्यता नहीं जाएगी, या फिर मर्ज होंगे सिर्फ तभी नहीं जाएगी? इस डिबेट पे क्वेश्चन है। अगर देखो 2/3 एमएलए मान लीजिए शिवसेना के अभी बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं तो 100% उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन क्या वो बीजेपी में शामिल हुए बिना अलग से सर्वाइव कर सकते हैं एज ए अलग ग्रुप या फिर अलग पॉलिटिकल पार्टी? ये देखने वाली बात होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में डिबेट होगी। तो इस प्रकार से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया। एंटी डिफेक्शन लॉ देखो इस आयाराम और गयाराम की राजनीति को इस प्रकार की राजनीति पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो पाया है, क्योंकि आपने देखा काफी राज्यों में सरकारें चेंज हो गई, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इसमें राजस्थान में भी कोशिश हुई। यानी ये जो कानून है ना, डिफेक्शंस को रोक पाने में सफल नहीं साबित हो रहा है। रीजंस काफी हैं, जैसे एक तो रीजन है स्पीकर। मान लीजिए कोई एमएलए पार्टी बदल लेता है, तो उसके डिफेक्शन की जो एप्लीकेशन है ना कि उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो और उसकी सदस्यता रद्द की जाए, ये एप्लीकेशन जाती है स्पीकर के पास। लेकिन संविधान ने ना स्पीकर के लिए ना कोई टाइमलाइन नहीं रखी है कि कब तक उनको इस डिफेक्शन संबंधित पिटीशन पर फैसला करना है। अब मान लीजिए कोई एमएलए है, वो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी पार्टी छोड़ दे और रूलिंग पार्टी में शामिल हो जाए। अब कायदे से उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि स्पीकर देखो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, तो स्पीकर क्या करेंगे, उस एमएलए की डिफेक्शन संबंधित पिटीशन पर ना बैठे रहेंगे, इतने में 5 साल पूरे हो जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब उस एमएलए ने पार्टी भी चेंज कर ली,
और उसकी सदस्यता भी रद्द नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्पीकर रूलिंग पार्टी का है, स्पीकर फैसला लेते ही नहीं, कुछ कायदे से या कानून के अगेंस्ट नहीं है फैसला लेना। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन जानबूझ के वो समय निकाल रहे हैं ताकि एमएलए की जो मेंबरशिप है ना वो ना जाए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, वो सेंटर में सत्ता पर है और बीजेपी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का डिफेक्शन को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, आप समझ जाओगे कि एमएलए पर कितना प्रेशर होगा। अब जैसे देखो शिवसेना के एमएलए हैं, अब मान लीजिए उनको ऑफर दिया जाए, एक तरफ अगर आप बगावत करोगे शिवसेना के अगेंस्ट, बीजेपी में आओगे या फिर बीजेपी का साथ दोगे, तो आपको मिलेंगे, मान लीजिए मैं कुछ भी बोल देता हूं अनाप शनाप, 10 करोड़ मिलेंगे आपको, 20 करोड़ मिलेंगे, 30 करोड़ मिलेंगे। अगर नहीं शामिल होगे, हमारा साथ नहीं दोगे, तो फिर हम ईडी को आपके पीछे लगा देंगे, सीबीआई को आपके पीछे लगा देंगे। तो देख लो, हमारी साइड आओगे तो 20 करोड़ मिलेंगे, हो सकता है मंत्री पद भी मिल जाए, आपके काम होंगे, आपको टिकट भी दे देंगे अगले इलेक्शन में। नहीं आओगे तो हम आपके खिलाफ ईडी लगाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो तबाह कर देंगे। तो सोच के देखिए एमएलए कितने प्रेशर में होंगे। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं ऐसा हुआ है, मैं आपको सिर्फ सिनेरियो दे रहा हूं। देखो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, जो मोरली रॉन्ग है लेकिन प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक चीज है। राजनीति में ना कोई मोरल नहीं है फिलहाल के समय। तो हम जो राजनीति देख रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर लीडर्स भी रेयरली कोई मोरल देखने को मिलते हैं। उनका मानना है कि राजनीति इज नॉट फॉर दान पुण्य या फिर धर्म। राजनीति का एक ही मकसद है, कैसे ना कैसे करके पावर को कैप्चर करना, लेकिन इसी से देश जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। समझ रहे हो? होना नहीं चाहिए ये सब, लेकिन यही अब प्रैक्टिकलिटी है। अब आप इससे आंख मूंद के रहोगे तो मतलब आप एक अलग आइवरी टावर में जी रहे हो, आप एक अलग दुनिया में जी रहे हो। बट क्या करना चाहिए? इसे इंप्रूव करना चाहिए। कैसे इंप्रूव होगी? जनता इंप्रूव करेगी। इस आर्टिकल में काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो लेकुनाज है ना, यानी जो कमियां हैं, उन्हें फिल कर दिया जाए, फिर ये लॉ इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे स्पीकर को ना एक लिमिट दे दी जाए कि आपको ना इतने दिनों के अंदर अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आने वाली पिटीशंस को एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ताकि वो मेंबर्स जो डिफेक्ट करते हैं उनकी सदस्यता एक निश्चित टाइम फ्रेम में चली जाए। डेटरेंस क्रिएट होगा, एमएलए को डर लगेगा। इवन रोक लगाई जा सकती है कि जो एमएलए डिफेक्ट करते हैं वो फिर फर्दर इलेक्शंस ना लड़ सकें। ये भी प्रोविजन किया जा सकता है। बट देखो राइटर ये बोलती है इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना कानून जब भी बनता है ना, पॉलिटिशियंस कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं अपने फायदों को इंश्योर करवाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को इंश्योर करवाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आप ये रूल करोगे कि जो एमएलए डिफेक्ट कर रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो फिर वो अगला इलेक्शन ना लड़ सकेगा। तो एमएलए क्या करेंगे? अपने फैमिली में से किसी को इलेक्शन लड़वा देंगे उसी सीट से, लेकिन पावर तो उसी पर्सन के पास रही ना। अगली बार फैमिली से कोई और जीत गया। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? जनता ऐसे एमएलए को ना पनिश नहीं करती जो पार्टी चेंज कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक में हमने देखा 14 एमएलए ने क्या किया, पार्टी चेंज कर ली, बीजेपी ने उनको टिकट दिया और 14 में से 11 फिर से जीत के आए। मतलब ऐसा लगता है जैसे जनता ने इसको स्वीकार सा कर लिया है। जनता के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डिफेक्शन करना, पार्टी चेंज करना। लेकिन देखो एक बड़ा इशू पता क्या है? जैसे महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में ना 55 शिवसेना के एमएलए हैं, उसमें से 40 एमएलए पार्टी चेंज कर रहे हैं एकदम से, और जो इनके प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनको पता ही नहीं लगा। कितनी बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना के एमएलए में इतनी बड़ी नाराजगी थी कि पार्टी लीडरशिप को कुछ पता ही नहीं लगा। अब यहां पे देखो 2 इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जब देखो 40 एमएलए एक साथ पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, कहीं तो दिक्कत है ही है ना। ऐसे 40 के 40 एमएलए तो पार्टी छोड़ नहीं सकते कि हाँ सबके पीछे ईडी लगी हुई है या फिर सबको पैसा प्यारा है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो सही में दिक्कत थी, तभी 40 एमएलए एक साथ पार्टी छोड़ने को मजबूर है या फिर लीडरशिप के अगेंस्ट हैं। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है ना। एमएलए बोलते हैं हमने
जो इनके उद्धव ठाकरे हैं उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके दरवाजे हमारे लिए हमेशा बंद रहते थे। तो पॉइंट है यहां पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का। पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं होती, पार्टी के अंदर फोरम नहीं है चर्चा करने के लिए, तभी तो एमएलएज पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं बहुत बार। और दूसरी चीज, आप देखो ऐसे एमएलएज को टिकट देते ही क्यों हो जिनके लिए आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इस केस में तो मान लिया उनका अलग इशू है कि हम हिंदुत्व के लिए, मतलब एमएलएज जो बोल रहे हैं वो मैं आपको बोल रहा हूं कि हिंदुत्व के लिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब शिवसेना की लीडरशिप के खिलाफ जा रहे हैं। बट देखो बहुत बार तो एमएलएज पार्टी चेंज कर लेते हैं, जैसा उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, जहां पावर मिले जहां पैसा मिले वहां वो चले गए। तो आप ऐसे एमएलएज को टिकट दीजिए ना जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, जो पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हो। पार्टी की आइडियोलॉजी कैसे भी हो, वो एक अलग इशू है कि हेट्रेड वाली आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, बट कम से कम ऐसे लोगों को आप टिकट दो ना जो पार्टी के आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हो। तो आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग चुन के अगर आएंगे, एमएलएज बनेंगे, तो फिर उनके ना पार्टी छोड़ने की संभावनाएं काफी कम हैं। इसके बाद राइटर एक संभावना व्यक्त करते हैं, मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ को खत्म कर दिया जाता है, वैसे भी ये इनइफेक्टिव साबित हुआ है, तो क्या होगा? कुछ समय के लिए, मतलब आने वाले कुछ समय में एमएलएज बहुत ज्यादा पार्टीज चेंज करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत डर है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में ये सही रहेगा, क्योंकि बार बार जब एमएलएज पार्टी चेंज करेंगे ना तो जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं लोगों को टिकट देंगी जिनको उन पे विश्वास हो कि ये पार्टी चेंज नहीं करेगा, ये हमारी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी लेके आएगा, अगर लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आएगी अगर एंटी डिफेक्शन लॉ खत्म होता है और पार्टी के अंदर भी नाराजगी शो करने का स्कोप रहेगा। अभी तो ना विधायक डरते हैं कि पार्टी के खिलाफ गए तो सदस्यता चली जाएगी, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ अगर खत्म हो गया तो पार्टी के अंदर भी कुछ विधायक जो है वो लीडरशिप के अगेंस्ट नाराजगी व्यक्त कर सकेंगे खुलकर। लास्ट में राइटर दो बातें बोलते हैं। पहली चीज, एक तो देखो जब भी ऐसा कोई मामला होता है ना, जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ना इससे क्या होता है कि ज्यादा पावर्स फिर कोर्ट के पास आ जाती हैं, कोर्ट के पास पावर्स आ जाती हैं, कैसे इस पूरे जो मामले को हवा दी जाए, क्या डायरेक्शन दी जाए, उनका काफी कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज देखो, पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, बहुत कम इश्यूज अब ऐसे होते हैं कि जिस पे लोग ना पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर स्टैंड लें। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, सबसे दुख ना इस बात का होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा एक ही स्टैंड लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बीजेपी के पक्ष में लेगा, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में लेगा, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई खिलाफ लेगा तो वो खिलाफ ही लेगा। मतलब जो बीच का स्कोप है ना सिविल सोसाइटी का, कि आप किसी साइड नहीं हो भैया, आप इश्यू पे ना मेरिट बेसिस पे स्टैंड लो। जैसे हमारी नैम की पॉलिसी हुआ करती थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की, कि इश्यू के बेस पे आप स्टैंड लोगे और जो सही होगा आप वो करोगे। ये जो स्कोप है ना बीच में सिविल सोसाइटी वाला, वो हमारे देश में कमजोर हो रहा है, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएई रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते 2 समिट्स अटेंड कर रहे हैं। एक तो 48th G7 का समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है जर्मनी में, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी को एज ए स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया है। और इसके बाद आबू धाबी में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पे यूएई के प्रेसिडेंट के साथ एक बायलैटरल समिट में शिरकत करेंगे। अभी हुआ क्या था, यूएई के जो प्रेसिडेंट है ना, ये देखिए जो पहली तस्वीर है, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनके ना पिता की डेथ हो गई थी। ये दूसरी जो तस्वीर है, हालांकि देखो 2014 के बाद से ही, 2014 में ना इनको एक हार्ट स्ट्रोक आया था, उसके बाद से ही ये बीमार थे, तो पावर तो इन्हीं के पास में थी। लेकिन फिर भी अब इनकी डेथ हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं यूएई इनकी डेथ पर सांत्वना प्रकट करने। देखो, इंडिया और यूएई के बीच में रिलेशंस जो है ना काफी इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। प्रधानमंत्री मोदी की आबू धाबी में ये 4थी विजिट होगी और 6th समिट होगा शेख मोहम्मद के साथ पिछले 7 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी जब से
पीएम बने हैं ना इंडिया के, तब से इंडिया यूएई रिलेशनशिप में एक अलग ही एनर्जी मिली है। अब देखो यूएई इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखो जब दोनों देशों के प्रीमियर्स के बीच बातचीत हो रही है, महामारी खत्म होने को आई है, यानी महामारी के बीच बातचीत नहीं हो उसकी थी। दोनों देशों के प्रीमियर्स ने महामारी को काफी अच्छे से हैंडल किया। बायलैटरल ट्रेड जो है 2021-22 में बढ़ गया बाय 68%। कितना है अभी एनुअल ट्रेड दोनों के बीच में? $72.9 बिलियन। ये एक रिकॉर्ड है। ट्रेड डेफिसिट भी काफी बड़ा है। इंडिया के साइड से ट्रेड सरप्लस है, यानी इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है यूएई को, इंपोर्ट कम करता है। और अब जबकि देखो सेपा साइन हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफी हाई हैं, तो ट्रेड जो है वो दोनों देशों के बीच और ज्यादा बढ़ेगा। देखो यूएई के पास ना पैसों की कमी नहीं है, पेट्रो डॉलर्स हैं। पेट्रो डॉलर्स मतलब तेल एक्सपोर्ट करके जो डॉलर्स मिलते हैं ना उनको पेट्रो डॉलर्स बोला जाता है। तो यूएई काफी तेल एक्सपोर्ट करता है, काफी पेट्रो डॉलर्स मिलते हैं। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है, तो यूएई ना वो पेट्रो डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। इंडिया की मार्केट काफी लुक्रेटिव है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप्स, बहुत सारे एवेन्यूज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे देखो काफी कुछ इंडिया में किया गया है ऐसी मैन पावर तैयार करने के लिए, यानी ऐसी स्किल्स देने के लिए जो यूजफुल हो यूएई में काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देश मिलके जो वार से प्रभावित कंट्रीज है ना, जैसे येमेन, सीरिया, सोमालिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, इन देशों में काम कर सकते हैं दोनों देश मिलके। वैसे दोनों देशों ने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म इश्यू पर, लेकिन और बहुत कुछ किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के खिलाफ, और जो ड्रग्स बेच के कमाई आती है ना उसको बहुत बार लीगल किया जाता है, वाइट किया जाता है यूएई में, दुबई में खास करके। तो दोनों देश मिलके इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे देखो वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है ना अभी काफी कॉम्प्लेक्स है। काफी समय तक तो यूएई ना एलाई कंट्री रहा सऊदी अरेबिया का, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच अब रिश्ते उतने खास नहीं हैं। दोनों देशों के बीच में कंपटीशन है ऑयल बेचने को लेके, और अब यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया है। जहां सऊदी अरेबिया येमेन में अभी भी युद्ध लड़ रहा है, यूएई पीछे हट गया। यूएई ने कहा कि अब हम येमेन में नहीं युद्ध लड़ना चाहते। तो बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई में अब उतने खास रिश्ते नहीं हैं, काफी डिफरेंसेस हैं। अब यूएई बेहतर रिश्ते चाहता है बहुत से देशों के साथ, जिसके साथ पहले उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि वो सऊदी अरेबिया का दोस्त था, जैसे सीरिया, येमेन, लीबिया, सूडान, सोमालिया, इन सब के साथ अब यूएई जो है वो बेहतर रिश्ते चाहता है। पहले फॉरेन पॉलिसी जो थी इन देशों के साथ में यूएई की काफी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, मतलब टकराव जरा देखने को मिलता था, लेकिन अब नहीं। इवन देखो वैसे तो यूएई अभी भी यूएस का एलाई कंट्री है, लेकिन यूएई ने ना अपने ऑप्शंस काफी डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। रशिया और चाइना के साथ भी बेहतर रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद। जैसे देखो यूएसए ने काफी बार बोला यूएई को कि आप ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कमी हो गई है, लेकिन यूएई ने सारी यूएसए की जो रिक्वेस्ट है ना वो ठंडे बस्ते में डाल दी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ना यूएई का एक बहुत बढ़िया एलाय है, बहुत बढ़िया फ्रेंड है। इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया से बहुत से टूरिस्ट जाते हैं कहां पर? यूएई में। मैन पावर काफी प्रोवाइड करता है इंडिया यूएई को। आप चेक कीजिएगा दिल्ली से दुबई की टिकट कितनी है, बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। 10-1 हज़ार की होगी अगर टाइमली बुक करवा लोगे तो, बल्कि 8-9 में भी मिल जाएगी। तो ये पूरी सिचुएशन एनालाइज करके लास्ट में राइटर बोलते हैं ये बिल्कुल सही समय है यूएई के साथ रिश्तों को एनालाइज करने का और इसे और बेहतर बनाने का और आगे ले जाने का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएई रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज देखो 2 ही इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारा इशू रह गया, कौन से वाला? हायर एजुकेशन वाला। वो इशू हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज हम 2 ही इश्यूज डिस्कस करेंगे और तीसरा जो इशू है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।